हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर का रिवीजन जिसका नाम है शेड्यूलिंग। उस शेड्यूलिंग चैप्टर का हम रिवीजन कर रहे हैं। अब शेड्यूलिंग चैप्टर में बेसिकली करना क्या है इसका कंसेप्ट, क्या कहता है शेड्यूलिंग, कितना बड़ा ये चैप्टर है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, शेड्यूलिंग बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। शेड्यूलिंग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इधर मैं लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अच्छी बात यह है कि ये चैप्टर अगर मैं रिवाइज कराऊं तो एक ही क्लास मतलब याली क्लास में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इस मेथड के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वो दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं और आपका ये चैप्टर आज ही क्लास में खत्म हो जाएगा। राइट, तो इससे बाद जब मैं वो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा, उसके बाद आपको इस चैप्टर की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, स्टडी मैट के क्वेश्चंस करने हैं। एंड जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चैप्टर और अच्छे से आएगा। बट नए कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं होंगे, सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो दोनों टाइप के क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस मैं आपको करा देता हूँ। तो शेड्यूलिंग चैप्टर मैंने स्टार्ट करा है। इकोनॉमिक्स एंड मेंटेनेंस वाला जो चैप्टर है वो हम थोड़ा सा लेट करेंगे, पहले छोटे छोटे चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। शेड्यूलिंग हो गया, क्यून मॉडल हो गया, लाइन बैलेंसिंग हो गया, ईबीक्यू हो गया और फोरकास्टिंग हो गया। ये सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, इनको पहले हम कवर करते हैं। दो क्लास एक क्लास दो क्लास एक क्लास में ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको फिर लगेगा ना कि यार कोर्स ज्यादा से ज्यादा मैंने कर लिया है, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि यार अरे कोर्स मेरा भी रहा है, मेरा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक कोर्स में। तो ये सब चीजें आपके रहेगी। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करें। शेड्यूलिंग क्या कहता है? शेड्यूलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें ये बताता है कि किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी जॉब को स्टार्ट करने का टाइम क्या होगा और कंप्लीट करने का समय क्या होगा। शेड्यूलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बताता है किसी भी काम को कभी उस ऑपरेशन या उस जॉब को कब स्टार्ट करना है और कब कंप्लीट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, हमें स्टार्टिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम क्यों बता रहा है शेड्यूलिंग। ऐसा करने से ये होगा कि जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें जो मैन वर्कर और जो मशीन का यूटिलाइजेशन होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाए। कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, कब करना है, कब वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये सारी बातें हमें कौन बताता है? शेड्यूलिंग बताता है, जिससे हमारे मैन और मशीन उस ऑपरेशन में जो यूज हो रहे हैं वो मैक्स टू मैक्स यूज हो जाए। शेड्यूलिंग हमें एक और चीज बताता है कि एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने में कितने टाइम की रिक्वायर्ड है या पूरे एंटायर सीरीज को कंप्लीट करने में कितना समय लगना चाहिए, ये भी हमें शेड्यूलिंग बताता है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहता है? शेड्यूलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें यह डिटरमाइन करके बताएगा कि एक ऑपरेशन में उसका स्टार्टिंग टाइम क्या होगा और उसका कंप्लीशन टाइम क्या होगा और उस ऑपरेशन में कितना समय लगेगा कंप्लीट करने में, रिक्वायर्ड कितना है। लेट्स सपोज मैंने कहा एक जॉब है, उस एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को करना है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे और खत्म करना है दिन में 12 बजे। अब 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 2 घंटे, 10 से 11 3 घंटे और 11 से 12 4 घंटे। तो शेड्यूलिंग ने क्या बताया कि 8 बजे स्टार्ट होना चाहिए, 12 बजे खत्म होना चाहिए। तो स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम बताया, साथ में स्टार्टिंग और एंड टाइम पता चल गया। तो अंदर का उसका क्या पता चल गया? टोटल रिक्वायर्ड टाइम कि इस पूरे ऑपरेशन को करने में 4 घंटे लगने वाले हैं। इस तरीके से हर एक ऑपरेशन का स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम बताए, जिससे हमारा मैन और वर्कर और जैसे जो लेबर है, वर्कर है, जो मशीन है, जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उस ऑपरेशन को करने के लिए, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, उसका डी यूटिलाइजेशन ना हो, ज्यादा से ज्यादा हम उसका यूज कर पाए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। दैट्स कॉल्ड शेड्यूलिंग। तो एक बार मैंने ये लिखा है, पढ़िए इसको, क्या कहता है एक बार देखिए क्या लिखा है। शेड्यूलिंग इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग एंड द कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन and that of the total manufacturing process so that the man and machine can be utilized to the maximum। मैन और मशीन मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके। साथ में शेड्यूलिंग क्या डिटरमाइन करता है कि एक ऑपरेशन को, हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में रिक्वायर्ड कितना है टाइम, कितना टाइम लगेगा हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में, कितना टाइम की रिक्वायर्ड है। या पूरे एंटायर सीरीज में, एंटायर सीरीज मतलब
ऑपरेशन को मिलाकर जब पूरा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में या पूरे सीरीज में कितना समय लगेगा कंप्लीट करने में, कितने टाइम रिक्वायर्ड है उस प्रोडक्ट, उस ऑपरेशन को या उस सीरीज को कंप्लीट करने में। दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। बात समझ में आ गई? छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है। इन दिस चैप्टर we have to in this chapter we have to find mean flow time। we have to find, इस चैप्टर में दो चीज फाइंड करनी होती है, एक है मीन फ्लो टाइम, एक है वेटेड मीन फ्लो टाइम। बस ये दो चीज हम सीखेंगे और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखिए, मीन फ्लो टाइम को लिखने का तरीका है, मीन फ्लो लिखते हैं एफ से और ऊपर लगाते हैं मॉडुलस, ये हो गया मीन फ्लो टाइम। इसको भी मीन फ्लो टाइम आप लिखेंगे, बट नीचे वेट लगा देंगे, वेट मतलब डब्ल्यू का मतलब वेट हो गया, एफ लिखेंगे उस पर लगाएंगे मॉडुलस और नीचे लिख देंगे डब्ल्यू। तो ये इसको डिनोट करने का तरीका है, मीन फ्लो टाइम और वेटेड मीन फ्लो टाइम। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा कि मीन फ्लो टाइम निकालो और एक पूछेगा वेटेड मीन फ्लो टाइम निकालो। तो आइए एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे को ये दोनों ही निकालने को बोले, फिर इसके दोनों के एक एक क्वेश्चन करने के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। उसके बाद और कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, फिर क्वेश्चन है, जितनी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये चैप्टर आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन फ्लो टाइम की। पहले हम मीन फ्लो टाइम निकालेंगे। इसके लिए मुझे बुक खोलनी होगी, ठीक है? एक मिनट, बुक खोल लेता हूं। देखिए, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 31 कर रहे हैं और आप अब जब न्यू मॉड्यूल देखोगे तो न्यू मॉड्यूल में एक ही इलस्ट्रेशन इसमें दे रखा है 31, जो कि हम अभी कर लेंगे, ठीक है ना सर? ये वाला इलस्ट्रेशन कर लेंगे, एक ही दे रखा है। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पर चालू जाता है नया चैप्टर क्यून मॉडल, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे क्यून मॉडल। तो देखिए, हम यहाँ पर 31 इलस्ट्रेशन देखते हैं और 31 इलस्ट्रेशन की हेल्प से हम दोनों ही चीज को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नए मॉड्यूल में कम दे रखे हैं, जबकि मैंने अपनी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए थे। मॉड्यूल के क्वेश्चन तो थे ही, साथ में स्कैनर के क्वेश्चन भी डाले हुए थे, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वाला चैप्टर पेपर में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये चैप्टर पेपर में, इसलिए आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी बार ये चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा। तो वो सारे कराए थे मैंने क्लास के अंदर, अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा था। नहीं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एक काम करना, आप ये क्वेश्चन अभी मेरे से सीख लो, उसके बाद आप मेरी बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करिए। चैनल का लिंक ज्वाइन करना, ज्वाइन करने के बाद लिखना बुक्स एंड नोट्स, उस पर एक लिंक मिल जाएगा, उसमें सारी बुक है मेरी क्लास की, तो वो बुक आप डाउनलोड करो ओएम की, एंड क्वेश्चन जो है सारे करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, द प्रोसेसिंग टाइम को टीजे से डिनोट करा इन आवर्स दे रखा है, आपको दे रखा है जॉब, ये जॉब है, और ये दे रखा है प्रोसेसिंग टाइम, और ये वेट दे रखा है। फॉर 5 जॉब ऑफ अ सिंगल मशीन शेड्यूल इज गिवन। अब एक सिंगल मशीन काम करी है, 5 जॉब है, 5 अलग अलग जॉब है जो सिंगल मशीन काम करी। फाइंड आउट द ऑप्टिमम सीक्वेंस व्हिच विल मिनिमाइज द मिनिमम फ्लो टाइम एंड फाइंड द मिनिमम फ्लो टाइम। पता है सबसे कम समय लगेगा कितना, हमें एक ऑप्टिमल सीक्वेंस चाहिए, बेसिकली हमें सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग करनी है जिससे हमें क्या हो जाए, कम से कम समय में हम ज्यादा से यूटिलाइज कर पाए। बेसिकली हमें निकालना है मिनिमम फ्लो टाइम निकालना है। पहला क्वेश्चन तो ये बोला, डिटरमाइन द सीक्वेंस व्हिच विल मिनिमाइज द वेटेड मिनिमम फ्लो टाइम एंड फाइंड द मीन फ्लो टाइम। देखिए, हमें एक तो मीन फ्लो टाइम निकालना है और एक वेट मीन फ्लो टाइम निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है हमें। हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर में भी आता है, जॉब, प्रोसेसिंग टाइम एंड वेट। अभी मैं पहले मीन फ्लो टाइम निकाल रहा हूं, तो मीन फ्लो टाइम, फाइंड मीन फ्लो टाइम निकालना ना, तो उसके अंदर हमें सिर्फ यही दो चीज चाहिए, वेट का हमें कोई यूज नहीं है। जब मैं वेट मीन फ्लो टाइम निकालूंगा तो हमें वेट भी कंसिडर करना होगा। तो हमें पहला इसका पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31, इलस्ट्रेशन नंबर 31 का पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है सर, मीन फ्लो टाइम का। इलस्ट्रेशन नंबर 31 का हम पहला पार्ट कर रहे हैं, मीन फ्लो टाइम। करने का स्टेप क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें बताऊंगा। तो स्टेप नंबर 1 लिखो,
पहला स्टेप होगा किसी भी इस क्वेश्चन को करने के लिए, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट अरेंज, पेपर में नहीं लिखना, लिख भी लोगे तो कोई बात नहीं। फर्स्ट अरेंज द जॉब एज पर द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। फर्स्ट अरेंज द जॉब एज पर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम सीक्वेंस। कहता है पहले ना आप जॉब को अरेंज करना है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से। अब मैं आपको इसका लॉजिक भी दूंगा कि ऐसा क्यों बोला गया है कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अरेंज करो। कितनी जॉब है? 5 जॉब है, 1 2 3 4 5। ठीक है सर। पहला आएगा जॉब, तो हमने जे से नोट करा, और दूसरा आएगा प्रोसेसिंग टाइम। क्वेश्चन में यही दे रखा है, प्रोसेस जो टी जे से नोट कर रखे हैं। ठीक है जी, आर्ट्स में दे रखा है। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मतलब है कि वो जॉब पहले करवाओ, उस जॉब से काम पहले कराओ जिसमें सबसे कम समय लगता है। जैसे पहली वाली जॉब अगर कराऊंगा तो 30 घंटे लगेंगे। तो अगर मान लो एक मशीन है जो 5 अलग अलग काम करेगी, एक ही मशीन, हमारे पे ज्यादा मशीन नहीं है। अब सुनना, अगर मैंने मशीन 1 में जॉब नंबर 1 को डाला तो इसको 30 घंटे लगेंगे खत्म होने में, जॉब नंबर 1 को। तो बाकी सबको 30 घंटे वेट करना पड़ेगा। तक मशीन जॉब नंबर 1 पे काम कर रही है तो बाकी जॉब को वेट करना पड़ेगा ना। तो सही तरीका ये होता है कि पहले उस जॉब से काम कराओ जिससे समय कम लगेगा। अगर मैं जॉब नंबर 2 से पहले काम कराऊंगा तो 8 घंटे लगेंगे मशीन को जॉब को खत्म करने में, तो बाकी सबको 8 ही घंटे वेट करना पड़ेगा। तो इस वाले को कराऊंगा पहले तो बाकी सबको 30 घंटे तक वेट करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम उस जॉब से पहले काम कराएंगे जिसमें समय कम लग रहा है और बाकी को भी कम वेट करना पड़े। तो जॉब नंबर 2 हमारा पहला शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, मतलब जो पहली जॉब नंबर 2 है जिसमें 8 घंटे लगते हैं हमें करने में। इसके बाद तीसरे कराऊंगा 10 घंटे, फिर पांचवा कराऊंगा 16 घंटे। तीसरा कराऊंगा 10 घंटे लगेंगे, पांचवा कराऊंगा 16 घंटे लगेंगे, फोर्थ कराऊंगा 28 घंटे लगेंगे, और पहला कराऊंगा 30 घंटे लगेंगे। फोर्थ 28 घंटे और पहला कराऊंगा 30 घंटे। तो इस तरीके से हमने पहला स्टेप क्या है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम निकालना। शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का मतलब जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसमें ये देखो कि किस जॉब में सबसे कम समय लग रहा है, उस जॉब को सीक्वेंस वाइज डाल दो। इसको बोलते हैं अरेंज करना। हमने अरेंज करा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, मतलब सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम जिस पे लग रहा है उस हिसाब से हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। ये हमारा हो गया पहला स्टेप। क्या आपको पहला स्टेप समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक, चलिए। तो अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा होगा कि हमें आगे अब फ्लो टाइम निकालना है, फ्लो मीन टाइम निकालना है। तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या होता है, फ्लो मीन टाइम हमें कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट फ्लो मीन टाइम। कैलकुलेट फ्लो मीन टाइम। स्टेप नंबर 2 में हमें फ्लो मीन टाइम कैलकुलेट करना है। एक काम करो, ऐसे लिखो मिनिमम फ्लो टाइम। कैलकुलेट मिनिमम फ्लो टाइम। देखिए मिनिमम फ्लो टाइम निकालने के लिए इसको डिनोट किया जाता है एफ जे से, ऑफ द जॉब। किसी भी जॉब का मिनिमम फ्लो टाइम निकालो। मिनिमम फ्लो टाइम का मतलब ये होता है कि उस जॉब को जब मशीन में डाला गया था, एक्चुअली में मशीन में उसने कितना समय बिताया। इसका एक फॉर्मूला होता है एफ जे इक्वल टू सी जे माइनस आर जे। ये होता है फॉर्मूला, ये होता है इसका फॉर्मूला एफ जे
इक्वल टू सी जे माइनस आर जे। एफ जे का मतलब है मिनिमम फ्लो टाइम, एफ जे का मतलब क्या हो गया, मिनिमम फ्लो टाइम। सी जे का मतलब है कंप्लीशन टाइम ऑफ जॉब। आरजे का मतलब है रेडी टाइम ऑफ जॉब। ये नहीं लिखना पेपर में, सिर्फ ये लिखना है और फॉर्मूला लिखना है, ठीक है ना। पेपर में ये नहीं लिखना, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, साइलेंट का मतलब है क्वेश्चन में रेडी टाइम नहीं दे रखा, एंड एज्यूम जीरो। अब मेरी बात को समझना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं, ये क्या होता है। एफजे का मतलब होता है मिनिमम फ्लो टाइम। अब मिनिमम फ्लो टाइम होता क्या है, उससे पहले ये दोनों बातें समझो। एक जॉब है, एक जॉब को मेरे को मशीन में डालना है जिससे वो आगे उस जॉब को काम हो सके, उस पर प्रोसेसिंग हो सके। अब मैं ये चाह रहा हूं कि एक जॉब मशीन में प्रोसेस होने के लिए चले जाए। अब जॉब को रेडी करना पड़ता है पहले। ऐसे नहीं होता कि सुबह उठकर आए और सीधा सीधा जॉब उठा और मशीन में डाल दिया, चालू कर दिया, नहीं। पहले उसको रेडी करना होगा, मशीन में डालने के लिए रेडी करना पड़ता है। उसमें लग गए मेरे 1 घंटा। इसको बोलते हैं रेडी टाइम, कि एक जॉब को रेडी करा मशीन में डालने के लिए, जिससे वो आगे प्रोसेसिंग हो पाए, उस जॉब में मशीन वर्क कर पाए। तो 1 घंटा लग गया मुझे रेडी टाइम। क्या लग गया, 1 घंटा रेडी टाइम, जिसको हम आरजे कहते हैं। आरजे मतलब 1 घंटा रेडी टाइम। 1 घंटा लगा मुझे उस जॉब को रेडी करने में, मशीन में डालने में। अब मैंने उस जॉब को मशीन में डाला, 1 घंटा रेडी करा और जॉब मशीन में डाल के मशीन ने प्रोसेस करके 5 घंटे ओवरऑल लगा, मेरा कंप्लीट हो गया। मतलब वो जॉब कंप्लीट हो गई पूरी 5 घंटे में। तो अगर मैं कहूं कि अगर वो जॉब पूरी 5 घंटे में कंप्लीट हो गई और 1 घंटा उसको रेडी करने में लगा, तो मशीन टाइम ने कितना लिया, मशीन ने कितना समय लग गया उसमें प्रोसेसिंग करने में, 4 घंटे। अरे 1 घंटा तो मैंने रेडी करा और ओवरऑल 5 घंटे में वो कंप्लीट होकर आ गई थी बाहर। तो 5 घंटे में अगर वो पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें रेडी और मशीन टाइम दोनों जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली जो कंप्लीशन टाइम है उसमें रेडी टाइम प्लस मशीन टाइम जुड़ा होता है। तो अगर मैं सिर्फ मशीन टाइम निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, तो जो 5 है उसमें से 1 घंटा हटा दो तो 4 घंटे आपका मशीन टाइम आ जाएगा। वो जो 4 घंटे मशीन में बिताया उसको बोलते हैं मिनिमम फ्लो टाइम। क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम फ्लो टाइम। अब कई बार रेडी टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है, ये कुछ नहीं बता रहा रेडी टाइम के बारे में, जैसे इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया था रेडी टाइम के बारे में, तो ऐसे केस के अंदर उसको जीरो ट्रीट कर लेना है, जीरो एज्यूम कर लेना है। ये मानते हुए चलेंगे कि सुबह आए, सीधा जॉब पे, जॉब पहले से रेडी है, जॉब को डाला मशीन में, प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर दी, कोई भी रेडी टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा। ये मानते हुए चलते हैं। तो समझ में आ गया मिनिमम फ्लो टाइम क्या होता है, मतलब कितना समय लगा, मिनिमम कितना समय लगा एक मशीन में प्रोसेसिंग होने में। रेडी टाइम हटा दो, प्रोसेसिंग होने में कितना समय लगा सिर्फ वो बताओ, उसको बोलते हैं मिनिमम फ्लो टाइम। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सीजे निकालना होता है और आरजे आपको गिवन होता है, पर सीजे आपको निकालना पड़ेगा। सीजे निकालने के लिए आपको फिर से ये चीज कॉपी करनी होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है दोस्त। अब बेसिकली मुझे यहां पर क्या निकालना है, सीजे निकालना है। ठीक है सर। ये लो जी, अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, सीजे निकालूंगा। सीजे निकालने का तरीका आपको देखना होगा। सीजे का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम जो होता है उसको जब हम क्यूमुलेटिव करते हैं तो सीजे आता है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये मैं आपको सिर्फ आपके
लिए लिख रहा हूं, ये सीधा लिखना सीजे पेपर में अंदर, क्यूमुलेटिव ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। तो ये 8 हो गया, 8 में दोनों को जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, 18 में दोनों को जोड़ देंगे 18 प्लस 16 34 हो जाएगा, और 34 में फिर दोनों को आगे जोड़ देंगे 62 हो जाएगा, 62 में फिर 30 जोड़ देंगे 92 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया क्या, ये आपके पास सीजे आ गया। अब आरजे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, देन एज्यूम आरजे इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से निकालेंगे क्या, एक टेबल और बनाएंगे, यहां लिखेंगे जॉब, यहां लिखेंगे एफ जे इज इक्वल टू सी जे माइनस आर जे। इस तरीके से आप मिनिमम टाइम निकालेंगे। निकालो सर। जॉब आपको दे रखी है क्या, पहले की 2 दे रखी है, फिर 3 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, 4 एंड 1, ये आपको जॉब दे रखी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो सीजे आपके पास क्या है 8, ठीक है, आरजे क्या है 0। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगा, ध्यान रखिएगा, अभी गिवन नहीं है तो 0 माना, ये 8 ही आएगा। फिर ये आ गया 18 माइनस 0, 18 ही आया। फिर आया 34 माइनस 0, 34 ही आया। और 62 माइनस 0, 62 आया। और 92 माइनस 0, 92 आया। आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से हमने मिनिमम फ्लो टाइम निकाला। अब मिनिमम फ्लो टाइम निकालने के बाद का अगला स्टेप क्या होता है, मीन फ्लो टाइम निकालना, जो हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है जी, तो मीन फ्लो टाइम कैसे निकालेंगे, तो स्टेप नंबर हमारा 3 हो जाता है, स्टेप 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 पे आ जाता है मीन फ्लो टाइम। और मीन फ्लो टाइम आप देखो क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान था। स्टेप नंबर 3 निकालना है मीन फ्लो टाइम। मीन फ्लो टाइम इज अ एवरेज ऑफ मिनिमम फ्लो टाइम। आप जब मिनिमम फ्लो टाइम का एवरेज करोगे उसको मीन फ्लो टाइम करेंगे, क्या बोलेंगे, एवरेज ऑफ मिनिमम फ्लो टाइम। तो जो आपने मिनिमम फ्लो टाइम निकाला उसका आप कर दो एवरेज, तो आ जाएगा आपका मीन फ्लो टाइम। ये आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो मीन फ्लो टाइम कैसे निकालेंगे, एवरेज कर देंगे। और एवरेज कैसे करेंगे, मिनिमम फ्लो टाइम ये रहा जी, 8 प्लस 18 प्लस 34 62 और 92। 8 प्लस 18 प्लस 34 प्लस 62 और प्लस 92, कितना जोड़ा ऊपर 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, निकल गया एवरेज। 8 प्लस 18 34 62 और 92, ये आ गया 214 एंड डिवाइडेड बाय 5 कर दो, दिस इज कॉल्ड मिनिमम फ्लो टाइम। बताओ सिंपल था या नहीं था, 42.8, ये आपका आंसर है मिनिमम फ्लो टाइम। तो मिनिमम फ्लो टाइम में बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आता है इसको करने में। मैंने आपको पूरा बता दिया। पहले आपको शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम, मतलब पहले जॉब को शॉर्टेस्ट प्रोसेस टाइम के हिसाब से बांट दो, फिर इससे आपका मिनिमम फ्लो टाइम निकालो, जो सीजे माइनस आरजे, आरजे अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो वो निकाले ना, सीजे निकलता है इसका क्यूमुलेटिव करने पर। हमने सीजे इसका क्यूमुलेटिव करा, क्यूमुलेटिव करने के बाद उसमें से हर एक सीजे में से मैंने आरजे माइनस करा, आरजे गिवन नहीं था, 0 था, कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होगा तो वो माइनस कर देना। फिर जो आ जाएगा मिनिमम फ्लो टाइम, इसका एवरेज कर दोगे तो मीन फ्लो टाइम आ जाएगा आपके पास। दिस इज द क्वेश्चन। एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। 42.8 आर जो है मिनिमम, ये सब फॉर्मूला क्या है, ये सब फॉर्मूला है मीन का। मीन, अरे स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था ना मीन, तो मीन का फॉर्मूला ऐसे ही होता है, तो लिखने की क्या जरूरत है फॉर्मूले को, सीधा सीधा प्लस करो, डिवाइड बाय 5 कर दो। 42.8 आर लिख लेता हूं, वो लिखना भूल गया मैं, 42.8 आर, क्योंकि सारी कहानी आर्स में चल रही थी। जैसे हम मीन निकालते हैं वैसे तो है ये। अब अगला स्टेप करेंगे, अगला हमारा सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम इसमें, वेटेड मीन फ्लो टाइम। ये हमारा बी पॉइंट आ गया, वेटेड मीन फ्लो टाइम। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई, इजी था, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। बी हमारा आ गया वेटेड मीन फ्लो टाइम। फिर से वो चीज कॉपी कर लो एक बार। अब बेसिकली जब भी हम वेटेड मीन निकालते थे तो क्या करते थे, याद करो, वेटेड मीन निकालने के लिए हम क्या करते थे, बस जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी होता था उसको हम वेट से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो सेम जहां पर मिनिमम फ्लो टाइम होगा ना उसको वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता था, जैसे फॉर्मूला होता था मीन निकालने का, फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ अपॉन में, सॉरी सिग्मा एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, ये होता था, है ना, सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता था फॉर्मूला नॉर्मल।
वेट का मामला क्या होता था, एक्स को हम वेट से मल्टीप्लाई करते थे और एन की जगह पर वेट से डिवाइड करते थे, क्योंकि हर एक चीज वेट से मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड भी वेट से करेंगे, यही तो होता था। भूल तो नहीं गए वेटेड का। तो वेटेड मीन निकालने के लिए हम अपनी जो भी एक्स है, एक्स इधर क्या होगा, मिनिमम फ्लो टाइम, मिनिमम फ्लो टाइम अपॉन में एन क्या है, नंबर्स ऑफ जो भी जॉब है वो। इधर हम क्या करेंगे, मिनिमम फ्लो टाइम को हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे सभी वेट से, और आपने क्योंकि वेट से मल्टीप्लाई करा, ये तो वेटेड मिनिमम फ्लो टाइम हो गया, तो फिर वेट से ही डिवाइड करना है, वेट को जोड़ना है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, पर कुछ चीजें इसके अंदर नहीं निकालनी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, हमें इसमें कुछ चीजें नहीं निकालनी पड़ेगी सर। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पहला तो आपको दे रखा है वही जॉब, दूसरा दे रखा है आपको प्रोसेसिंग टाइम, तीसरा आपको दे रखा है ये जॉब हो गया, पहली जॉब हो गई, दूसरी जॉब हो गई, तीसरी हो गई और चौथी जॉब हो गई। ठीक है जी। सबसे पहले मिनिमम फ्लो टाइम में स्टेप नंबर वन हमारा रहेगा, स्टेप नंबर वन रहेगा कैलकुलेट वेटेड प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच जॉब। कैलकुलेट वेटेड प्रोसेसिंग टाइम फॉर ईच जॉब। हर एक जॉब का वेटेड प्रोसेसिंग टाइम आपको निकालना है, हर एक जॉब का वेटेड प्रोसेसिंग टाइम आप निकालोगे। ठीक है सर। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो जॉब, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा था जॉब, फिर लिखो आप प्रोसेसिंग टाइम, जो आपको दे रखा था क्वेश्चन में प्रोसेसिंग टाइम, टीजे से डिनोट है। फिर आपको दे रखा है वेट, वेट को डब्ल्यू जे से डिनोट किया गया, एंड फिर यहां पर निकालेंगे वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। क्या निकालेंगे, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। अब देख लो वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकलता कैसे है, जो हमारा टीजे है ना प्रोसेसिंग टाइम, उसको हम डिवाइड करते हैं वेट से। देख लो वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकालने का मामला होता है प्रोसेसिंग टाइम टीजे और डिवाइड करेंगे वेटेड टाइम, दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम आ जाएगा। तो पहला स्टेप होता है वेटेड मीन फ्लो टाइम में वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकालने का। तो जॉब मुझे दे रखी है, वो जॉब लिख लो, क्या क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 जॉब दी थी, इसमें 30 घंटे लग रहे थे, इसमें 8 घंटे, इसमें 10 घंटे लग रहे थे, इसमें 24 लग रहे थे और इसमें 16 लग रहे थे। ठीक है जी। वेट दे रखा था 1 2, वेट देख लो क्या दे रखा है, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। जब आप ये निकाल लोगे तो वेटेड प्रोसेसिंग टाइम कैसे निकालेंगे, पहला वाला बता रहा हूं सिर्फ स्टार लगाकर ऐसे निकालेंगे कि भैया आपके पास प्रोसेसिंग टाइम है 30 और डिवाइड में वेटेड है 1, तो आ जाएगा 30। 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4, 10 डिवाइड बाई 1 10 ही आएगा, 24 12 और इसको डिवाइड करेंगे पॉइंट में आएगा, 16 डिवाइड बाई 3 5.33। लो सर इसको कर लो जल्दी से। अब स्टेप नंबर 2 हमारा हो जाएगा अरेंज द जॉब एज पर वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। अब पहले मैं जॉब को प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अरेंज कर रहा था, इस वाले में आप जॉब को वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अरेंज करना है, जिसमें कम लगा उसको पहले लिखेंगे, इसलिए स्टेप भी लिख रहा हूं साथ के साथ, अरेंज द जॉब एज पर वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, अरेंज द जॉब एज पर वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। तो जॉब को वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से अरेंज करना है। ये आपके पास आ गई जॉब, यहां पर आपके पास आ गया प्रोसेसिंग टाइम,
अरेंज तो वेट के हिसाब से कर रहा है, प्रोसेसिंग टाइम भी लिख रहा हूं। फिर आ गया आपके पास वेट, फिर आ गया आपके पास वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। इसके लिए कोई सबसे पहले देखो सबसे कम समय कहां लग रहा है, इस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है, फिर 5 है, जॉब नंबर 2 और जॉब नंबर 5। पहले जॉब नंबर 2 पे लग रहा है, फिर जॉब नंबर 5 पे लग रहा है, फिर अगला कम समय किस पे लग रहा है, 10, 3 पर, फिर 4 पे, फिर 1 पे, 3, 4 और 1। देखिए क्या कैसे करना है। पहला क्या है, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, तो 8, 16, 10, 24, 30, 8, 16, 10, 24, 30, ये आ गया। 8, 16, 10, 24, 30, इसके बाद हिसाब से वेट डाल दो। तो 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1। मैं क्या कर रहा हूँ, इस जॉब के हिसाब से लिख रहा हूँ, जॉब के सामने जो वेट है वो लिख रहा हूँ। तो क्या आगे वेटिंग प्रोसेस टाइम कितना है, 4, 4, 5.33, 10, 12, 30, 4, 5.33, 10, 12 और 30। तो मैंने क्या करा, जॉब को अरेंज करा है वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से। अब स्टेप नंबर 3 होगा कैलकुलेट सीजे एंड आरजे। कैलकुलेट मिनिमम फ्लो टाइम, और मिनिमम फ्लो टाइम निकालने के लिए हमें सी सीजे माइनस आरजे। और सीजे माइनस आरजे कैसे निकलेगा, सीजे माइनस आरजे निकालने के लिए आपको सीजे चाहिए, और सीजे कैसे निकालेंगे, सीजे प्रोसेसिंग टाइम से ही निकलेगा, चाहे वेट वाला हो चाहे मीन वाला हो, दोनों ही केसेस के अंदर जो सीजे कैलकुलेट होता है प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से ही कैलकुलेट होता है। इतना ले लो बस। चलो निकालेंगे एफ जे इजिकल टू सी जे माइनस आर जे। अब आर जे मुझे दे ही नहीं रखा फिर से, तो मैं वही ले लेता हूँ, 8 - 0 8, 16 - 0 16, 10 - 0 10। जब आर जे गिवन होगा तो वो माइनस करना, 24 - 0 24 एंड 30 - 0 30। अब कैलकुलेट करेंगे वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक कह रहा हूं, वेटेड मीन फ्लो टाइम। और वेटेड मीन फ्लो टाइम को जो हमारा ये होगा ना एफ जे, इसको पहले वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसको सम करेंगे। तो यहीं पर कर दूं, ये रहा मेरा वेट, और ये रहा वेट को एफ जे को मल्टीप्लाई करा वेट से, इसका समीशन आएगा यहां पर। वेट आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा 2 3 1 2 3 1 2 1। तो पहले वाले में क्या होता था, पहले वाले में क्या करते थे, हम इसका मीन निकाल लेते थे, राइट। पहले वाले में ये था कि हमने इसका टोटल प्लस करके मीन निकाल लिया। अब दूसरे वाले में क्या है कि पहले इनको वेट से मल्टीप्लाई करना होगा फिर निकलेगा मीन। और देखो मीन भी कैसे निकलेगा, यहां वेट का टोटल आएगा और ये इसका टोटल आएगा, ठीक है सर, यहां पर आएगा टोटल, इन दोनों के सम होगा उसको हम निकालेंगे। करो पहले मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, 16 3 जा 48, 10 1 जा 10, 24 इंटू 2 48 और 30। तो हमने कहा भाई वेट का टोटल क्या है, 2 + 3 + 1 + 2 + 1। तो यहाँ वेट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 9,
ठीक है सर। और यहाँ पर किसका इसका टोटल करा 16, 48, 10, 48 और 30, जैसे वेटेड मीन पढ़ते थे ना स्टैट्स में, वैसे ही है। वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वेट से डिवाइड भी करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ निकालेंगे लास्ट स्टेप, कैलकुलेटिंग वेटेड मीन फ्लो टाइम। तो वेटेड मीन फ्लो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा करते हैं एफ जे और डब्ल्यू जे को, और डिवाइड बाय सिग्मा करते हैं डब्ल्यू जे। सिग्मा मतलब सम, एफ जे और डब्ल्यू जी का जब सिग्मा करा हमने तो क्या है 152, और यहां पर आया 9, यह आया 16.88 आर, 16.88 आर। मिस्टेक हुई है क्या, ये तो ठीक है, 2 + 3 ऊपर गलती हो गई। ओ, गलती कर दी, सीजे तो निकाला ही नहीं, सीधा प्रोसेसिंग टाइम से माइनस कर दिया। अरे यार, ऐसी गलती कैसे हो सकती है सर, आप ये खुद देखो, मैंने सीजे कहाँ निकाला, प्रोसेसिंग टाइम से माइनस करता हुआ चले गया मैं। सीजे निकाला ही नहीं सर, पहले मुझे यहाँ पर सीजे निकालना था ना, और सीजे कैसे निकालेंगे, इन दोनों का समीकरण करके 8, सर इधर गलती होगी, 8 मेरे ध्यान से निकल गया, 16 24 प्लस 10 34 प्लस 24 58, और 58 और 30 88। सर ये करना था, ठीक है, अभी तो देख लो कैसे सही कर ले लो, सही करने ना, इसमें क्या होगा, ये हट जाएगा पोर्शन, ये वेट तो वैसे ही रहेगा, ये वाला पोर्शन हट जाएगा। देखो क्या करना है, मैंने ना वहां पर वो मिस कर दिया, क्या सीजे निकालना मिस कर दिया, सीजे को ही प्रोसेसिंग टाइम से कर दिया, जबकि सीजे क्या होता है, प्रोसेसिंग टाइम का क्यूमुलेटिव। अब यहां से करेंगे, एफ जे निकालेंगे, 8 - 0 यहां पर आएगा 8, 24 - 0 फिर 0 24 आएगा, आर जे गिवन नहीं है इसलिए 0 ट्रीट कर रहा है, 34 - 0 ये आ गया 34, 58 - 0 ये आ गया 58, और 88 - 0 ये आ गया 88। मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, 24 × 3 करेंगे 72 आ जाएगा, 34 × 1 करेंगे 34 आएगा, 58 × 2 करेंगे 116, और ये 88 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, अब सही है, 16 72 34 116 88, याद आएगा 326। सॉल्व कर लो, 326 डिवाइड बाई 9, 326 डिवाइडेड बाई 9, 36.22 आर। अब कहाँ गलती हो गई, 2 5 6 7 8 9, सही है 9, 16 72 34 94 124, कहीं पर फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 8 24 8 + 16 + 10 + 24 और + 30 88, ठीक है, 88 ठीक है, इनका चेक करते हैं, 24 की जगह 28 है, ये 24 है, 24 24 है 28 है, अरे यार देखना, अब मैं नहीं कर रहा इसको, ठीक, आप घर पे कर लेना, ये ना फोर्थ के नीचे 28 था, कितनी गलती हो रही है आज, पता नहीं क्या हो रहा है, फोर्थ के नीचे 28 था, चौथे के नीचे 28 है, और यहाँ मैंने चौथे के नीचे 24 लिख दिया, ये 28 होना था, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा,
यहाँ इन पर पड़ेगा 28 डिवाइड बाई 2 14, यहाँ 14 आएगा इसका इम्पैक्ट। अच्छा बाकी जगह नहीं पड़ रहा क्योंकि 14 से कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा, ठीक है। अरे यार इतनी गलती कैसे हो सकती है। कर देता हूँ सर, ये 24 है और यहाँ पर 14 था, ठीक है ना सर। प्रोसेसिंग टाइम 24 था, ये 2 से डिवाइड करा, अरेंज करा, 24 14 आया। ये 24 है, 34 में 24 जोड़ेंगे 58 आ जाएगा। चौबीस थोड़ी है, अभी फिर गलती कर रहा हूँ, 28 है, 28 से डिवाइड 28 है, 34 प्लस 28 62 आ जाएगा और प्लस 30 92 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 62 माइनस 0 62 आ जाएगा और 92 माइनस 0 92 आ जाएगा। 92 बन जा 92 होता है और 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 124 होगा। 16 प्लस 72 प्लस 34 प्लस 124 और 92 338 आ गया। लो अब आगे क्या करें सर, अब कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान पता नहीं कहाँ रह गया आज। 338 डिवाइड बाई 9 37.55 आर। प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गई है, मतलब बेसिकली कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया ना 37.55। वो बस मेरी कैलकुलेशन या मेरे मिस उसकी वजह से, मेरी गलती की वजह से वहां पर हुआ। दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले क्या करना है आपको, पहले आपको वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकालना है। वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा, 30 को 1 से डिवाइड, मतलब प्रोसेसिंग टाइम को वेट से डिवाइड करना है। हमने डिवाइड करना चालू करा और ये हमारा वेटेड प्रोसेसिंग टाइम हो गया। पहले वाले में क्या करते थे हम, प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से जॉब को अरेंज करते थे। पहले वाले में वेटेड प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से जॉब को अरेंज करेंगे, जिसमें सबसे कम लग रहा है वो पहले आएगी, सबसे कम लग रहा है फिर वो पहले आएगी, फिर ये फिर ये और फिर ये। तो वेटेड प्रोसेसिंग टाइम से हमने जॉब को अरेंज कर लिया। ये रहा वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है जी, कहाँ गया जी, ये रहा वेटेड प्रोसेसिंग टाइम है ना। तो इसके हिसाब से हमने जॉब को अरेंज कर दिया। जॉब को अरेंज करने का प्रोसेसिंग टाइम का आप सीजे निकालो, क्यूमुलेटिव करके सीजे निकालो, फिर आप उसको एफजे निकालो, सीजे माइनस आरजे, आरजे हमें नहीं दे रखा तो जीरो ट्रीट करा, फिर हमारे को वेट गिवन था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, वेटेड का टोटल आ गया, मतलब मीन फ्लो मिनिमम फ्लो टाइम और वेट का समीशन आ गया, इसको इससे डिवाइड करा, आपका वेटेड मीन फ्लो आ गया। तो इस तरीके से हमने ये करा है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ भी नहीं था इस चैप्टर में, इतना ही था। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या चेंजेस हो सकता है भाई, आपको आरजे अलग से दे दिया होगा, ये चेंज हो सकता है बस, और कोई चेंजेस नहीं होगा। बाकी अब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ शेड्यूलिंग। चलिए जी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।